अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहाद हुसैन। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शन का दिन था। सारे दिन पोलिंग हुई है और इस वक्त रिजल्ट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। गिनती का जो अमल है वो जारी है और कुछ ही देर में हमें ये मालूम होगा कि इस इलेक्शन में किसको कामयाबी हुई है। लेकिन हमें ये मालूम होना शुरू हो गया है कि जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो एक बार फिर जो है हस्ब मामूल जो है वो शुरू हो गए। लेकिन इससे पहले कि मैं ज़रा धांधली और दीगर मामलात पे आऊँ, थोड़ा सा आपके सामने जो जिस तरीके से इलेक्शन का तरीक़ाकार है, वैसे तो आपको मालूम ही होगा अगर आप टेलीविज़न देखते रहें और अखबारात पढ़ते रहें, लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए कुल 53 सीटें हैं इस इलेक्शन में। उसमें से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो 8 हैं और 45 जो हैं वो नशिस्तें हैं जिन पे इंतखाबात हो रहे हैं। यानी वो जो 45 लोग जो मुंतखब होकर आएंगे उस स्ट्रेंथ की बुनियाद पे जो है वो 8 मजीद जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसमें ख़वातीन के लिए है, उलमा कराम के लिए है, टेक्नोक्रेट्स के लिए, वो उस कैलकुलेशन के मुताबिक वो ऐड होंगी। टोटल जो है ये जो 45 सीटें हैं इनका भी ब्रेक डाउन समझना ज़रूरी है। इसमें 33 सीटें वो हैं जो आज़ाद कश्मीर की हैं और 12 सीटें वो हैं जिन पे जो महाजरीन हैं मकबूजा कश्मीर के उनकी वो सीटें हैं। और उसमें जो गिनती का जो माफ़ कीजिएगा जो वोटिंग का सिलसिला है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होता है जहाँ पे तमाम लोग वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और आज वहाँ भी ये मामलात इसी तरीके से आज हुए। बदकिस्मती से जो पाकिस्तान के इलेक्शन में रिवायती तौर पर देखने को आता है आज फिर वही नजर आया, यानी कि दो चीज़ें, तशद्दुद, झगड़े और उसके बाद धांधली के इल्ज़ामात। आज मैं इस पे ये जो नुक्ता है मैं ये आज इस पे बहस करूंगा। यानी रिजल्ट्स तो आ रहे हैं और हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम बात यह है कि आज के दिन ने एक बार फिर उस तल्ख हकीकत को रोशन किया है, साबित किया है कि हम लोग जो हैं वो इलेक्शन कराने के काबिल नहीं है। यानी इससे पहले आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, वहां भी यही धांधली के इल्जामात हुए, बड़े बड़े जोरों शोर से हुए। उससे पहले बाई इलेक्शंस हुए, वहां भी आपने देखा कि किस तरीके से मामलात हुए और डस्का में तो खैर इंतहाई हो गई थी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बार बार जो है ये उठ रहा है कि अगर मामलात ऐसे हैं कि हम इस लेवल पे अगर हम ये इंतखाबात नहीं करा पा रहे तो ये जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं 1.5 साल में, 2 साल में, उसमें हम क्या करेंगे। और अगर वो इलेक्शन भी इसी तरह खराब होता है जिस तरह के हम ये देखते आ रहे हैं तो फिर उन इलेक्शंस की बुनियाद पे जो अगली असेंबली आएगी, अगला पार्लियामेंट आएगा, क्या फिर उसमें भी उसी तरीके का शोर होगा। यानी हम ये गर्दाब में फंस गए, इससे निकलना नजर नहीं आ रहा। ये क्या वजह है, मैं आज इस पर बात करूंगा। 3 मुझे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका तारुफ करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब, पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी हैं, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है टेलीविज़न में भी, अखबारात में भी, डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं और तर्जियाकार भी हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सरबराह हैं पिल्डैट के, कॉलम नवीस भी हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उस पर बात करते हैं। अहम है आज जो कुछ वो बात करेंगे क्योंकि मौजू जो आज का हमारा है वो सिर्फ ये इलेक्शन नहीं होगा बल्कि मजमूई तौर पर मैं देखना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा जमहूरी निज़ाम है क्या हम इसको कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो अहमद बिलाल महबूब साहब की इस पर राय जो है बड़ी बहुत ही अहम होगी। और मेरे तीसरे मेहमान, मेरे कॉलीग, मेरे दोस्त जनाब अवैस तौहीद साहब हैं, पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है और इस इंडस्ट्री में तमाम जो बड़े ओहदे हैं वो उन पे फायज रह चुके हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे हैं, चैनल्स को हेड कर चुके हैं, लिखते भी हैं, ज़बरदस्त अपने कॉलम लिखते हैं और मंझे हुए रिपोर्टर भी हैं, तर्जियाकार भी हैं। तो अवैस तौहीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अगर मैं अहमद बिलाल महबूब साहब आपसे बात शुरू करूं, ये जो मैं जिक्र कर रहा था यानी मुझे ज़ाती तौर पर हम ये इलेक्शन बाई इलेक्शन देख रहे हैं, हम 2018 से आगे आते हैं। पिछले अगर आप 6 महीने में देख लें जिस तरीके से ये जो जमहूरी अमल है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन इलेक्शंस का कॉन्डक्ट, इलेक्शन कमीशन का, इंतजामिया का रोल, जमातों का रोल,
अहमद बिलाल साहब, मुझे तो यानी एक सहाफ़ी के तौर पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के शहरी के नाते मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि ये किस तरीके से हम इस निज़ाम को चला रहे हैं। और आज भी यानी एक छोटा इलेक्शन है, लेकिन उसमें भी वही चीज़ें हमें बार बार देखने को मिल रही हैं कि हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा ये बेसिक जो बुनियाद है एक जमहूरी निज़ाम की। जी बिल्कुल फाज साहब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, और थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की। अगरचे बुनियादी बातें दोनों में मुश्तरक हैं, और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जिस तरह से वो अब असरअंदाज होती हैं और वहाँ पे इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, तो उन्होंने पूरा वो जो सिस्टम पाकिस्तान का था उसे आज़ाद कश्मीर में एक्सपोर्ट कर दिया है। तो आज़ाद कश्मीर बहुत मुख्तलिफ नहीं रहा, लेकिन कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन की हद तक का एक फ़र्क बाकी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का है वो अब इवॉल्व हुआ है और एक डिफाइनिंग मोमेंट पे है कि इस वक्त जो तजुर्बा इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का है वो किस हद तक कामयाब रहेगा। मैं पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जो इलेक्शन कमीशन को मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें मुझे कुछ थोड़ी सी उम्मीद की किरण यूँ नज़र आती है कि इलेक्शन कमीशन अब अपने आप को असर्ट करने लगा है। उसने 2-3 मौक़ों के ऊपर बहुत अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके ऊपर बहुत मजबूती के साथ वो डटा रहा है। खा वो अदालत के सामने था, खा वो हुकूमत के सामने था, खा वो ताकतवर लोगों का दबाव था। अभी इस वक्त जो इलेक्शन की इस्लाहात होने वाली हैं उस मौके पे भी उन्होंने अपने आप को एक फर्मली उन्होंने एक पोजीशन लिया है और बड़े सलीके के साथ उस पर डटे हुए हैं। उससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण यहाँ नज़र आती है। लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन वो इस तरह की सूरत हाल नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन तो मुझे पिछले चंद दिनों के अंदर जब ये कैंपेन चल रही थी तो बदकिस्मती की एक बेबसी की तस्वीर नजर आ रहा था। उन्होंने अच्छा, ये आपने बिलाल साहब आपने एक नुक्ते की निशानदेही की कि इलेक्शन कमीशन का अगर आप रोल देखते हैं तो आपको कुछ हद तक उम्मीद जो है आपकी उम्मीद में इजाफा होता है, आपकी उम्मीद बनती है। लेकिन इफ्तिखार शराई साहब, ये चले एक नुक्ता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि डस्का में जो कुछ हुआ हमारे इलेक्शन कमीशन ने पोजीशन ली और उस पर जो उसको एक रद्द अमल भी मिला हुकूमत से वो भी हमने देख लिया। लेकिन अगर आप वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था हमारी जमहूरी अमल का आप देखें, ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ले रहे हैं, अभी गिनती जब पूरी हो जाए फिर देखते हैं क्या होता है। शुरू हुआ कैंपेन में आपने देख लिया कि वो किस तरह की कैंपेन थी, यानी इश्यूज में तो बात ही कोई नहीं हुई, सिर्फ गालम गलोच। और इस तरह की गालम गलोच जो मेरे ख्याल में, आप भी बड़े अरसे से ये देख रहे हैं इलेक्शन, मुझे नहीं याद पड़ता कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में इस तरह की कैंपेन हुई है। तो पहली तो वहां पे यानी मुझे तो बड़ा दुख हुआ। फिर उसके बाद आज पुरतशद्दुद वाक़यात, कम से कम 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। उसके बाद रिगिंग की पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि जी रिगिंग हो रही है, उन्होंने कुछ 40-50 कंप्लेंट्स दे दी हैं इलेक्शन कमीशन को। PMLN ने बयान जारी कर दिया कि जी वही है। तो इस इलेक्शन में बतदरीज जो तमाम तरह जो गड़बड़ें हो सकती थी वो हमें नजर आ रही हैं। तो एक तरफ तो एक उम्मीद है जो बिलाल साहब ने जिक्र की, लेकिन दूसरी तरफ नाउमीदी भी तो है ना। यकीनन नाउमीदी मेरे ख्याल में इसीलिए है कि जो हम अपरेंटली एक नैरेटिव बनाते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें तो लगता ये है कि वो सिस्टम को ठीक भी करना चाहते हैं और मुल्क के अंदर हकीकी मानों में जमहूरियत को नाफिज करना चाहते हैं और लोगों जो कोई मैंडेट है जिसको वो देना चाहते हैं शायद उसी के साथ वो खड़े रहना चाहती हैं। लेकिन हकीकतन तो ये है कि सिस्टम के अंदर जो भी खराबियाँ हैं, इस खराबियों के बेनिफिशरीज यही लोग होते हैं ना। तो मेरा ख्याल में हर शख्स कोशिश ये करता है, हर पार्टी की कोशिश ये होती है कि जो सिस्टम के अंदर ख़राबी हैं इसके बेनिफिट उसे मिल जाए, वो दूसरे को ना मिल पाए, और जिसका जोर ज़्यादा लगता है वो बेनिफिट ले लेता है और बाकी रह जाते हैं। और यही वजह है कि मेरे ख्याल में कोशिश ज़रूर होती है कि सिस्टम को ठीक किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता। और साथ में अफात मेरे ख्याल में AJK के इलेक्शन की हम बात करें तो इसका जो टेक अवे है वो ये है कि अगरचे हमने GB के इलेक्शन के अंदर भी और AJK के अंदर हमारी मेन स्ट्रीम जो सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप वहाँ पे गई, और जो एक वहाँ पे एक तासुर ये था कि शायद वो पाकिस्तान से कटे हुए हैं, तो वो जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो तो हमने ज़रूर उनको दी है। एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव बात जो हुई है कि हमारे लोग वहाँ पे गए हैं, उनको एंगेज किया है। लेकिन कैसे दिया ये भी तो देखें ना, किन अल्फाज में दी है, बिल्कुल अपना गंद वहाँ ले गए आप। फिर ये अगली बात है कि जो वहाँ पे आपने स्पीचेस दे के कंटेंट प्रोड्यूस किया है, माजरत के साथ वो बड़ा पुअर है।
वो बहुत पुअर है। तो मेरा ख्याल में हम जो उम्मीद कर रहे थे कि आप अगर इन खित्तों में जा रहे हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल ओनरशिप ले रहे हैं तो कम से कम आप वहाँ पे माहौल को अच्छा रखते हो। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ना तो जीबी का माहौल ऐसा है और ना ही एजेके का, वहाँ पे वायलेंस के फैक्टर में देखने को नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल में बुनियादी तौर पे एपरेंटली आप चाहते हैं और आप ये तासुर देते हैं कि सिस्टम को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपकी नीयत और सितम ज़रीफ़ी ये है, अवैस साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है जो इफ्तिखार शराई साहब बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि आपने, ये अच्छी बात थी कि आप जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है वो वहाँ पे जा रहा है और उसमें तमाम तर जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप जो है वो वहाँ जा रही है, लेकिन वहाँ जाके कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, यानी क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तो ये इशू है। दूसरा अवैस साहब ये भी तो देखिए ना कि जिस तरीके से ये पूरा कॉन्डक्ट हुआ है, इससे क्या आज मुझे बताएं कोई कह सकता है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए इससे जमहूरियत मुस्तहकम हुई है, बेहतरी आई है, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी इक़दार हैं वो मजीद जड़ें पकड़ रही हैं, ये कंक्लूजन आज कोई ड्रॉ कर सकता है? साहब शुक्रिया। देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में भी और इस सवाल के अंदर भी बड़ा जामिया उसका एक बड़ा इख्तिसार के साथ जो है जवाब भी दिया है और वही क्वेश्चन रेज किए हैं जो किसी भी जमहूर पसंद या जमहूरियत के पसंद करने वाले आम शहरी का इस वक्त पाकिस्तान में जहनों में गूंज रहा है कि ये जो बदतहजीबी है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो सियासी निज़ाम का बिगाड़ है, ये जो सियासी निज़ाम के अंदर गुज़िश्ता सालों में हमने गालम गलोच देखी है, एक दूसरे के गिरबान पे हाथ देखा है और ना हमने कानून साजी देखी है, वो सारा बिगाड़ ये आज़ाद कश्मीर में ले गए और वही नेगेटिविटी हमने देखी, चाहे वो मरियम साहिबा की जबान पर हो जो एंटी सेमेटिक मैं समझूंगा, जिस तरह उन्होंने गोल्डस्टोन फैमिली को गेदा, इसी तरह इमरान खान साहब ने बिला जरूरत जो है उनके साहबजादे को बीच में जलसे में ले आए और अमीन गंडापुर से ना मुझे आप उम्मीद है ना आपको उम्मीद है, लेकिन इन दो जो टॉप लीडर्स हैं इनके साथ और बिलावल भुट्टो साहब के साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं कि नहीं, अगर आप वो ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे अपनी जबान के अंदर, अपनी तहजीब के अंदर, तो वो जो जिनके आप लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के वोट देते हैं, रोल मॉडल कहलाए जाते हैं, वो आपको अच्छी निगाह से देखेंगे। और दूसरी बात, और वैसा इसमें यह भी देखिए ना कि उसको इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर साहब को वहां से बैन कर दिया। उन्होंने कहा जी आप हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि जिस तरीके से जो आप बात कर रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन की जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी वो धज्जियां बिखेर रहा है, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया या वो अगली रैली में खुद मौजूद थे। तो ये भी तो देखिए ना कि जो अभी बिलाल साहब बात कर रहे थे कि आपके पास एक इलेक्शन कमीशन है जो इन्फोर्स ही नहीं करवा पा रहा जो कुछ उसने कहना है, ये ऊपर से एक और प्रॉब्लम। सर देखिए कि उसके विरोध तंदरीफी देखिए कि खुद शर्मिंदा भी हो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कि जिस तरीके से वो किसी तोते का जिक्र कर रहे थे और लतीफ़ा सुनार से जो मेरी समझ में भी नहीं आया और ना मेरे कोई दोस्तों हल्का या बाप को समझ में आया। हाँ, ये जरूर थे कि उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज थे जो बदतहजीब में भी शुमार होते हैं, लेकिन बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सारी टॉप लीडरशिप गई है कि ये पूरे साल इन टच होते हैं वहाँ के इश्यूज के। आपने भी, मुझे अच्छी तरह याद है 2005 के अर्थक्वेक के अंदर ये प्रकाश शिराजी साहब ने भी देखा होगा, उस वक्त एयरवाई को हेड करा था, मैंने भी अच्छी तरह देखा। पूरा ये जो फॉल्ट लाइन है इसके ऊपर बना हुआ है, कितने हजार स्कूल तबाह हुए हैं, कितने पुल बह गए हैं, कितना काम एनडीए ने किया है, कितना काम विफाकी हुकूमत ने किया है, कितना काम सियासी जमातों ने किया है, क्या उसका जिक्र हमने जलसों में सुना? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कश्मीरियों से मिलते हैं, आजाद कश्मीर के बाशिंदों से, तो उनकी जबान पर होता है कि ये काम रहता है, ये काम रहता है, बिल्कुल सही, जायज, नाजायज, देखिए ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे। और सर्विस में भी यही बात आ रही थी कि उनके इशू सबसे ज्यादा यही है, यानी रोड का इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। अगर आप इजाजत से फाज साहब, 2 इशूज और हैं। दूसरा इशू ये है, वैसा मुझे ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूं। मैं चाह अपने जो नुक्ते हैं उनको खत्म करें। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। तो ये अवैस साहब ने भी 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू उठाए। और दूसरा ये कि कहा यह जा रहा है कि जी पीटीआई की पीटीआई जो है वो ये जीतेगी क्योंकि सेंटर में उसकी गवर्नमेंट है, और ये एक रिवायत है, यानी मैं बात करना चाहूंगा, ये एक रिवायत है। कहा यह जाता है कि जिस जमात की गवर्नमेंट इस्लामाबाद में है
वही जमात उस अपनी उस टर्म में जीबी में भी इलेक्शन जीतेगी और आज़ाद कश्मीर भी इलेक्शन जीतेगी। ये क्या वजह है, ये रिवायत क्यों है? यानी इसमें कोई गड़बड़ है या ये वोटर का कसूर है? वोटर कहता है कि नहीं क्योंकि फलानी पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट है तो यहां भी होनी चाहिए, यानी हम इसको मान लेते हैं कि ऐसी रिवायत है। आज सवाल करते हैं क्यों है ऐसी रिवायत। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। डॉन न्यूज़ जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक जो बताया जा रहा है कि उसमें से पीटीआई की बरतरी है, जो कि एक्सपेक्टेड है। और यही सवाल मैं उठाना चाह रहा था बिलाल साहब, यही सवाल मैं उठाना चाह रहा था कि ये क्या वजह है। लेट्स अज्यूम कि पीटीआई आज लीड लेकर और जीत जाती है, जो कम से कम वो तो ये दावा कर रहे हैं। इसके पीछे मंतक क्या है? यानी कि जिस जमात की हुकूमत इस्लामाबाद में होगी वही जमात जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी गवर्नमेंट बनाएगी, वही जमात जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाएगी। ये क्या लोगों इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करें कि जो वोटर है वो ये कहता है कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इनकी है तो हमारे लिए बेहतर है कि यहाँ पे गवर्नमेंट बने, या ये फेडरल गवर्नमेंट का एक ऐसा असर रसूख होता है उस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे जिससे अगर धांधली ना भी हो तो कुछ फायदा हो जाता है। कैसे एक्सप्लेन करें इस ट्रेंड को? फाज साहब, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जब इंतखाबात शुरू हुए बालिग राय दही की बुनियाद पे 1970 में, तो उस वक्त कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक वक्त पे नहीं होते थे। कुछ दिनों का वक्फा होता था, पहले कौमी के होते थे और फिर सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते थे। और फिर दरमियान में किसी इलेक्शन पे ये फैसला हुआ कि अब ये दोनों एक ही दिन हुआ करेंगे। और वो फैसला इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में भी जो पार्टी कौमी असम्बली में जीत जाती थी, फिर 3-4 दिन बाद जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते थे वो बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस्ड होते थे उससे, और वो फिर पार्टी जो वहाँ जीती होती थी वही तकरीबन सूबाई असम्बली में लोग उसको ज्वाइन कर जाते थे, बैठ जाते थे और उसको लोग वोट देते थे। ट्रेंड बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसी से इन्फ्लुएंस से बचने के लिए फिर एक ही दिन इलेक्शन किया गया। तो ये काफ़ी हद तक तो ये नेचुरल है। देखिए, लोग बुनियादी तौर पे लोगों ने, हमारे यहाँ जो शऊर है वो इस सतह का है कि उन्होंने अपने काम कराने होते हैं अपने एमपीए से, अपने एमएनए से, अपने एमएलए से। और वो अगर एमएलए उस बरसर इक़्तिदार पार्टी के साथ अलाइन नहीं है जो मरकज़ में है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत से काम नहीं हो पाएंगे। और आज़ाद कश्मीर तो ख़ास तौर पे बहुत डिपेंडेंट है वफाकी हुकूमत के ऊपर कि अगर वफाकी हुकूमत की आशीर्वाद हासिल ना हो तो यहाँ, तो इसलिए ये मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक नेचुरल है। लेकिन किसी हद तक ये भी बात शामिल है जिसको मैं कमतर समझूंगा कि जो वफाकी हुकूमत का असर और रसूख है, यानी ये अगर वफाकी हुकूमत के अमूर कबीर के मजूर यहाँ पे ना आए होते, तो अगर वफाकी हुकूमत उनके पीछे ना होती तो फिर वो इस तरह से इलेक्शन कमीशन को इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि उनके पीछे हुकूमत खड़ी थी तो वो भी अपना उन्होंने काफी ज्यादा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों बातें हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा पहलू जो दोनों बात ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। ये बहुत हद तक अगर इसमें से वो वाला एलिमेंट माइनस भी कर देना जो आप जिक्र कर रहे हैं कि रिगिंग ना भी हो, तो एक लोगों की सोच है अनफॉर्चुनेटली, जहां पे आपका निज़ाम कमज़ोर होगा, जहां पे नॉर्मली सिस्टम आपके काम नहीं कर रहा, तो आप फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपके जो नुमाइंदे हैं या दीगर जो वो लोग हैं जो पोजीशन ऑफ पावर में हैं, तो वोटर सोचता है कि मेरा काम बेहतर है कि इनसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन उससे जुड़ा हुआ इफ्तिखार शराई साहब एक इशू और है, और वो ये जो पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह के ये इलेक्शंस हुए हैं, जो 2019 अगस्त 5 का जो इक़दाम था भारत का, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है। इसलिए शायद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे और ज्यादा नजरें थी, न सिर्फ हमारी बल्कि शायद उस तरफ से भी होंगी। क्या मैसेज दिया हमने उनको? यकीनी तौर पे उम्मीद तो ये थी कि बड़ा एक यूनिटी का मैसेज जाएगा, और ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, क्योंकि कश्मीर का मामला बड़ा एक हसास मामला है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ के अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, और ख़्याल ये था कि इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए
एहतियात बरती जाएगी और एक सेम लाइन ली जाएगी, कोई डिफरेंट लाइन नहीं होगी। लेकिन मैं हैरान होता हूँ, अफाद आपने भी तकारीर सुनी है, मैंने भी सुनी है, गोया कि अगर हमारी टॉप लीडरशिप वहाँ जाके एक दूसरे को या तो सौदागर के इल्ज़ाम दे रही हो, कोई गद्दार एक दूसरे को कह रहा हो, या मोदी का यार करार दे रहा हो, तो मेरे ख्याल में फिर ये कि और साथ में आप कश्मीरी जो वहाँ पे ऑडियंस से आप उनको ये एक मैसेज दे रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर बैठी जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो इस कॉज के साथ सिंसियर नहीं है। मैसेज यही गया है ना आपका कि आप जब कह रहे हैं कि सौदेबाजी हो गई, सीक्रेटली आपने इसके ऊपर को डील कर दी, तो आप कश्मीरियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम इस मामले के अंदर कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। एक मैसेज तो आपने कश्मीरियों को ये दिया। साथ में एक तरफ आप चाह रहे हैं कि मुल्क के तमाम जो हिस्से हैं वो मेन स्ट्रीम हो जाएं, फाटा के अंदर भी यही किया आपने ना बिलाखिर, जीबी के बारे में आप यही सोच रहे हैं, या आप कश्मीर के बारे में वहाँ पे अगर नून लीग का नैरेटिव ये आ रहा है। शराय साहब एक आपको रोकूंगा, माजरत, वो हमें एक ब्रेक लेनी है जरूरी, ब्रेक ले और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अवैस ये बताइए, ये जो अभी हम बात कर रहे थे पहले, अभी तो आपने लाइव इलेक्शन के दो सीटों के रिजल्ट सुने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ के बता रहे थे, एक पीपल्स पार्टी जीती है और एक पीटीआई। देखते हैं पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि एक आम रिवायत तो यही है कि जो हुकूमत वक्त है वो एक अच्छी शोइंग देगी। लेकिन मैं ज़रा वापस आना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये जब रिजल्ट्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है हम उसकी एक सियासी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, लेकिन जो असल पहलू जो मैं शुरू से प्रोग्राम के जो है उजागर करना चाह रहा हूँ अवैस के, ये जो अवैस साहब के ये जो हमने लेसन्स ड्रॉ किए हैं, पहली बात तो ये कि क्या हम कोई सबक ड्रॉ कर भी रहे हैं कि नहीं, या ये कि हमने ये इंटरनलाइज कर लिया, क्योंकि एक बेहिस्सी भी तो है ना अवैस, आप भी इतने अरसे से इलेक्शन देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान है, यहाँ तो ऐसे ही होता है, इलेक्शन हमेशा से ऐसे ही होते रहे हैं, इंतजामिया का भी ऐसे ही रोल रहा है, पुरतशद्दुद वाक़यात भी ऐसे ही होते रहे हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी हमारा अब एक रिवायत है, यानी ना हो तो शायद मैं और आप चौंक जाएं कि ये क्या हो रहा है। तो इससे हम लेसन्स फिर क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कोई अच्छे या बुरे, जो आज हमने देखा? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बात नहीं, हम हैवंट लर्न्ड लेसन्स, और हमारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं या पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो डेमोक्रेटिक कल्चर ही इवॉल्व नहीं कर सके विद इन देयर रैंक्स एंड फाइल, और वही हम उसी की रिफ्लेक्शन देते हैं पार्लियामेंट में। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि सोशल मीडिया हो, चाहे मिनिस्ट्री मीडिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट का फ्लोर हो, वहां पर हम इतनी पोलराइजेशन देखते हैं और इतनी गिरावट देखते हैं और इतनी डीजनरेशन हम देख रहे हैं कि जिससे हमें अफसोस होता है कि ना कानून साजी हो रही है, ना पीटीआई की हुकूमत जो है वो मैंडेट मानती है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उन्हें चोर डाकू लुटेरा कहती है, पीपल्स पार्टी वही रवैया इख्तियार करती है पीटीआई का, जो 16-17 मिलियन का मैंडेट हासिल किया था उन्होंने 2018 के अंदर, और वो ये समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमत है, और वही नैरेटिव दोनों साइड लेके गई हैं आजाद कश्मीर में। मैं समझ रहा हूँ पाद साहब के आजाद कश्मीर में जो वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मार्जिनलाइज हो गई हैं, और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज पे वो प्रेशर नहीं डाल पा रही कि उनका डिवाइडेड फैमिलीज का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे उनको क्या मसाइल हैं। एलओसी के ऊपर जब अभी तो सीज फायर है, तो जब हम बात कर रहे हैं जी, लेकिन जब एक अनप्रोवोक्ड वायलेशंस होती हैं इंडियन फोर्सेस की तरफ से, तो उन पे क्या बीतती है, उनके लिए आप कितने इस पे तो कोई बातचीत नहीं हुई, आप कितने मेडिकल फैसिलिटीज रख रहे हैं। अब 5 अगस्त का मसला है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को वो रीजनल पार्टीज अपना नैरेटिव दें कि भाई ये आप हमारी आप पे डिपेंडेंस है, आप हमारे साथ वोट मांगने आ रहे हैं, अपना नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, हमारा नैरेटिव कौन पुश करेगा। मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम कश्मीर के नैरेटिव की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो अपनी नाराजगियों को, तलखियों को, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियों को कि कोई मोदी का यार है, कोई गद्दार है, और कश्मीर पॉलिसी फेल हो गई और सब कुछ खराब हो गया, वो एक नैरेटिव और एक पेज पे इस तरह से नहीं आते कि आजाद कश्मीर की रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी यानी ये वो उसमें नहीं आ रही, अपना नैरेटिव इनको दें और इनको प्रेशराइज करें
जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंट बिल्कुल। यानी बिलाल साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अवैस का ना, कि ये बात तो ठीक है जो इफ्तिखार शराई साहब शुरू में बात कर रहे थे कि अब के पाकिस्तान का जो टॉप लीडरशिप आज़ाद कश्मीर जाके कैंपेन कर रही है, लेकिन वो जो वहां की जो लोकल जमातें थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, दीगर जमातें हैं, जिनका अपना एक नैरेटिव है, उनके अपने इश्यूज हैं, वो ग्राउंड पे उस तरीके से अपना बयानिया लेके आती थी, वो बयानिया सप्रेस हुआ इस बारी। और आपको पाकिस्तान की सियासी इश्यूज, पाकिस्तान के झगड़े, इनके आपस में जो इख्तलाफात हैं, वो ही हमें वहां पे नजर आए हैं, उन्हीं की गूंज सुनाई दी है, जबकि वहां के लोकल इश्यूज जो हैं वो इस कैंपेन में, इस बयानिए में कहीं सामने नजर ही नहीं आए। तो ये फिक्रमंद होना चाहिए हमें। ये फाज साहब, असल बात यह है कि ये जल्द या बदेर ये काम होना ही था। देखिए ना, जब आप मुल्क का प्रैक्टिकली एक हिस्सा हों तो आप किस तरह से आप उसको वाटर टाइट एक कंपार्टमेंट बना के रख सकते हैं। काफ़ी अरसा रहा, लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान की जो कौमी सतह की पार्टियां हैं उन्होंने अपनी वहाँ ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी और कौमी सतह की जो डिबेट है उसका वो हिस्सा बन गए। तो ये एक मेरे ख्याल में एक नेचुरल पार्ट था। लेकिन ये है कि इसको मकामी सतह की लीडरशिप जो है, इन पार्टियों की जो लीडरशिप है इन आज़ाद कश्मीर में, उसको असर्ट करना चाहिए अपने मकामी प्रॉब्लम्स का। आपने ये सवाल किया था कि ये क्या लेसन लर्न किया। मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ उस बारे में। एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान ने एक काम किया था कि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसे ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे जो मकामी आबादी थी उसकी कुछ थोड़ी सी उनकी कुछ सिक्योरिटीज़ थी कि जैसे उनको प्रॉपर्टी लेने के लिए मकामी सतह पे स्कॉलरशिप्स के लिए उनकी कोई प्रोटेक्शन थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो हमने इन इंतखाबात में चूँकि इस मामले को बिल्कुल कोई मौजू नहीं बनाया, तो इससे जो दुनिया अखज़ करेगी और हिंदुस्तान जो लेसन लर्न करेगा वो ये करेगा कि इस चीज़ की पाकिस्तान के अंदर बस ये सिर्फ दिखाने के लिए बात करते हैं, ये कोई रियल इशू नहीं है पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर में। एक तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत क्विकली ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से बेबसी की तस्वीर बनाया गया है, और वो बेचारा कोशिश करता रहा, नोटिफिकेशन जारी करता रहा, लेकिन वज़ीर साहब ने और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी, उनको तकरीरें भी करवाईं, उन्होंने अपना नैरेटिव भी जारी रखा, अपनी वही ज़बान भी इस्तेमाल की। तो मुझे डर ये है कि इससे पाकिस्तान के अंदर ये जो फतह किया गया है इलेक्शन कमीशन को आज़ाद कश्मीर में, ये इस तरह की पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को भी फतह करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये उन्होंने लेसन ये लर्न किया होगा कि ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। दो ठीक है, आई थिंक ये, हाँ, ये यानी कि ये उल्टी गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई साहब, कि इसके बजाय कि वहाँ पे बेहतरी हो, अब खतरा ये हो रहा है कि अगर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का इस तरह का वो एक कॉन्डक्ट रहा है तो यहाँ भी ना हो जाए। मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ, फिर हम इस प्रोग्राम को ज़रा थोड़ा सा जो है फाइनल लपेटते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि 3 बुनियादी कमज़ोरियाँ हमारे सामने जो हैं वो बड़ी एक अटेंशन सीख करी हैं। पहला तो ये कि हमसे इलेक्शन का हम कंडक्ट नहीं कर पा रहे, जो हमने शुरू में बात की, इलेक्शन कमीशन का उसमें कमज़ोरी जो अभी बिलाल साहब ने जिक्र किया। दूसरा, हमारी इंतज़ामी कमज़ोरियाँ जो शराई साहब हमें डस्का में नज़र आई, हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आई, यानी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उधर तो अपना पूरा अमला ही गायब हो गया था, वगैरह वगैरह। और तीसरा, सियासी जमातों के अपने मसाइल, यानी कि वो इस डिस्कोर्स को और मज़ीद भड़का रहे हैं इसकी बजाय कि वो अपने लोगों को कहें कि नहीं ठंडा होके करना है। तो एक तो हमसे पोल्स कंडक्ट नहीं हो रहे, दूसरा हमसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। यानी इन हालात में मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये करने जा रहे हैं। और तीसरा ये कि जिस लेवल पे, जिस लबो लहजे में कैंपेन हो रही है, वो खराब से खराब तो होता जा रहा है। इन तीनों चीजों को अगर आप सामने रखें तो फिर 2023 में हम क्या करेंगे? यकीनन 2023 हमारे लिए एक फिक्र में ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। फहद, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमें बीमारियों का नहीं पता, हमें पता है। हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा कंप्रोमाइज्ड है, उसे हमें लीडिंग रोल में लाना चाहिए, उसको इतनी सपोर्ट चाहिए, हमें देनी चाहिए। और जहाँ जहाँ वो क्वेश्चन रेज़ करता है, आप जिमनी इलेक्शन की बात कर रहे थे ना, तो मैं समझता हूँ कि हमें
उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। अगर कोई जमात उस प्रोसेस के नतीजे में लूज करने जा रही है, कर रही है, तो वो ये तासुर ना दे कि ये किसी एक जमात को फेवर देने के लिए सारा प्रोसेस। सोचिए पीटीआई ने क्या किया था। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप का कमाल क्या होता है कि अगर आपको एक छोटा सा नुकसान हो भी रहा है तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो बड़ा फायदा होने जा रहा है कि सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, बजाय ये कि वक्ती फ़ायदे की तरफ जाएं। तो मेरे ख्याल में हमें ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो पीटीआई का कंडक्ट नज़र आया है, उसने वक्ती फ़ायदों को मुकद्दम रखा है, सिस्टम को ठीक करने की जो एफर्ट हो रही थी उसके साथ खड़े नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें सियासी जमातों के एंड पे ये देखना चाहिए। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी अपने रोल के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है और उसे पता भी होता है कि इंतजामिया उसके साथ ताउन नहीं कर रही या बाकी लोग उसके साथ वैसे नहीं खड़े हुए, कंप्रोमाइज वे में आप इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस करके चले जाते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, बताएं। बिल्कुल। और साथ में जो सियासी जमातों की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में पॉलिटिकल सिस्टम के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती है ना, बिल्कुल सही। तो इसके अंदर टॉलरेंस को लेके आना, सिस्टम को इनप्लेस करना है, ये उनके इंटरेस्ट में है। तो अगर आप आज रोना रो रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत है या सिस्टम को कोई और रन कर रहा है, तो अगर आप उनको स्पेस देंगे तो फिर वही रन करेंगे। मेरे ख्याल में जब आप सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो किसी के लिए स्पेस बाकी नहीं बचेगी। अब मसला अवैस साहब ये है जो शराई साहब बात कर रहे हैं, मुझे बताएं आप, यानी आज के दिन ये चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन अगर जीत भी जाती है, आज के दिन पाकिस्तान की सियासी जमातों की क़यादत में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने इसी तरीके से अपने इलेक्शंस को मैनेज करना है तो फिर अगले 2-2.5 साल में हमें क्या करने की ज़रूरत है। अवैस साहब, क्या ये इंट्रोस्पेक्शन हो रही होगी इस वक्त टॉप लीडरशिप में कि वी शुड डू समथिंग, अदरवाइज 2023 में तो फिर हम उसी गर्दाब में फंसे रहेंगे, उसी तरह उस दलदल में फंसते रहेंगे और ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है कि इलेक्शन कराओ, झगड़े करो, इल्जामात लगाओ और फिर अगले 5 साल भी इसी तरह आपस में दस्तों गिरे बांध रहो। कोई इंट्रोस्पेक्शन हो रही होगी आज, या इज दैट आस्किंग और होपिंग फॉर टू मच? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। बाद आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीटीआई या फिर पीएमएलएन, उनकी टॉप लीडरशिप ने मुझे, आपको और लोगों को या जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको बुलाया और उनको कहा कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त बहरान खड़ा हो रहा है हमारे सर पर, जो पूरा क्राइसिस है, जो इंडिया के अंदर जो मोदी और बीजेपी लेड जो रिजीम है उसने जो ऑक्युपाइड कश्मीर में किया हुआ है, उसमें हम समझते हैं कि हुकूमत को ये करना चाहिए। चले, हुकूमत से आप नाराज है ना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या दे रहे हैं आप, और हम एस्टैब्लिशमेंट से समझते हैं कि ये आप इल्जाम करें। हमें तो नहीं समझ में आया कि उन्होंने कोई ऑल्टरनेट कोई प्लान दिया हो। और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी बहुत ही सतही उन्होंने तजावीज दी, जो हमारी इत्तलात हैं, फिक्र उनको अपनी पार्टी की है, कितनी सीटें जीतनी है, किस पे इल्जाम लगाना है। अफसोस की बात है कि वो पीटीआई हुकूमत हो। अभी आप देखिएगा कि ये सितंबर 11 सितंबर तक, जब तक अमरीकी अफवाज का पूरा इनखला हो जाता है, नेटो फोर्सेस का इनखला हो जाता है, फिर देखिए आप कि किस तरीके से अब बहरान जो है वो हमारे पास खड़ा होता है। पूरी दुनिया कह रही है कि रेफ्यूजीज का मसला, और इसमें कोई बात नहीं हो रही, देखिएगा कोई बात नहीं हो रही। बाद आप देखिएगा कि नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है उनका कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल फोर्सेस का कंसेंसस नहीं है कि उनको एक्सटर्नल डिस्प्लेस्ड पर्सन डिक्लेयर करना है या माजी की तरह उन्हें रिफ्यूजीज आपने डिक्लेयर करना है। वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट किस तरह लेना है, तालिबान से किस तरह डील करना है, कोई कंसेंसस आप मुझे बता दीजिए। तो हम क्या सबक यहाँ से लेके जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब देखिएगा, आप प्रोग्राम खत्म करेंगे ये मिडनाइट, अराउंड मिडनाइट एक दूसरे पे तूफान बदतमीजी होगा सोशल मीडिया पे, एक दूसरे पे ट्रोलिंग होगी, एक दूसरे पे ऐसे इल्जामात होंगे जो तहजीब के ना दायरे में है ना सियासी तहजीब के दायरे में है। पॉइंट स्कोरिंग होती है, हमने भी देखी है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, इस तरह की बगैर इस तरह नहीं है। मैं समझता हूँ कि यू हैव लॉस्ट अ लॉट। बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्सेस को नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज को सेल करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिलाल साहब अब वो यानी कि मुझे तो फिर हम कंक्लूजन यही निकाले ना, फाइनल वर्ड, कि वो वक्त जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, मैं तो कम से कम कर रहा हूं, कि वो दिन भी ऐसा हो जो अभी अवैसा बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन खत्म हो,
इलेक्शन कमिश्नर फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस करें और वो जमात जो हारी है वो कहे जी बिल्कुल हमने अच्छा कॉन्टेस्ट किया, पूरा जोर लगाया, नहीं जीते, गुड लक टू द न्यू गवर्नमेंट, इंशाल्लाह अगली बार ज्यादा मेहनत करेंगे। ये दिन करीब है हमारे या यानी हमारी लाइफ टाइम में नहीं होने जा रहा? नहीं, इसका तो दूर दूर तक कोई हमें आसार नजर नहीं आता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। ये तो बहुत नॉर्मल किस्म की किसी हद तक नॉर्मल डेमोक्रेसीज में होता है। हम तो पहले से ज़्यादा नॉर्मल डेमोक्रेसी हो गए हैं। देखिए, हमसे जो गलतियां होती हैं, जो बड़ी संगीन चीज़ें होती हैं, हम उनको भी भुला देते हैं। अब मैं आपको दो मिसालें देता हूं कि देखिए, ये जो डस्का में हुआ था, ये बहुत संगीन चीज़ थी। इतनी बड़ी तादाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आप गायब कर लें और वो एक जगह जमा हो जाएं, नताइज को तब्दील कर दें, ये सब कुछ साबित हो गया था। फिर आपने उसके ऊपर जो एक्शन लेना था, मुझे नहीं पता आज तक कोई एक्शन हुआ। कोई किसी सियासी जमात ने मुतालबा भी नहीं किया पीएमएलएन ने कि भाई वो कहाँ गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या जिन लोगों ने उनको हिदायत दी थी। तबादला करना तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। तो एक तो ये, दूसरी बात मैं उससे भी पुरानी बताता हूँ कि आपको मालूम है कि 3 साल पहले जब इलेक्शन, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, आखिरी जुमला बस जी, आरटीएस जो बैठ गया था, आज तक उसकी कोई तहकीक नहीं हुई। तो हमने कोई सबक नहीं सीखा, कोई गलती को हम दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल। अब बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजल्ट ऑफ फाइनल आएंगे तो कुछ बेहतरी हो, लेकिन जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि लगता नहीं है। मैं तीनों मेहमानों को शुक्रगुजार हूं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह।